गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर बेस्ट। माय नेम इज़ दीक्षित कालरा। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8568000826। मेरी सारी की सारी जो इनकम टैक्स की क्लासेस है वो मेरी इंस्टा पर लाइव चल रही हैं। अगर आपने मेरी लाइव क्लासेस लेनी हो तो आप मुझे इंस्टा की आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है KALRA कालरा INSTITUTE इंस्टीट्यूट 2016 कालरा इंस्टीट्यूट 2016। ओके, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी नॉर्मल किसी भी सब्जेक्ट से, नॉट ओनली इन इनकम टैक्स, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट आता है देन यू कैन व्हाट्सअप मी। माई व्हाट्सअप नंबर इज ऑल्सो सेम नंबर 8568000826। ओके, अगर आपको मेरी पूरी की पूरी क्लास लगानी है फ्यूचर में, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरी यूट्यूब पे भी सारी की सारी क्लास देख सकते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सारी क्लासेस वहाँ पे देख सकते हो। ओके, मेरे यूट्यूब जो चैनल है दीक्षित कालरा के नेम से, आप दीक्षित कालरा के नेम से सर्च कर लो या कालरा इंस्टीट्यूट के नेम से सर्च कर सकते हो, तो आपको सारी की सारी वहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, दीक्षित कालरा में DEXIT दीक्षित KALRA कालरा, दीक्षित कालरा या कालरा इंस्टीट्यूट KALRA कालरा INSTITUTE कालरा इंस्टीट्यूट, दोनों में से किसी में भी किसी भी नेम से सर्च करोगे आपको पेज मिल जाएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। आप उसमें सारी की सारी मेरी क्लासेस लगा सकते हो। ओके, लास्ट क्लास में हमने प्रोसीजर फॉर असेसमेंट का किया था। जो लास्ट की क्लासेस है प्रोसीजर फॉर असेसमेंट में, उसमें काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया था, लास्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बाकी हमने सारे टॉपिक लास्ट क्लासेस में कवर कर लिए थे। अगर आपने वो टॉपिक देखने हो तो आप मेरी सारी क्लासेस देख के आप टॉपिक कवर कर सकते हो। ओके, अब लास्ट टॉपिक है हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जो कि बीकॉम में 10 नंबर का, मतलब 10 मार्क्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट भी आता है और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का अलग से क्वेश्चन 10 नंबर का आ सकता है। ठीक है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में क्या होता है कि एक असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो क्या करता है, असेसी को ना एक इंटीमेशन देता है या उसे डिमांड करता है कि जब वो असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा होता है तो उस केस में क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर असेसी को बोलता है कि आप हमें ये वाले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दो, ये बुक्स प्रोवाइड करा दो। अगर असेसी उसकी नोटिस का या जो भी उसको इंटीमेशन आए उससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स और बुक्स प्रोवाइड नहीं कराता तो उस केस में क्या होता है, जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है। क्लियर, मतलब उसको जो बेस्ट लगती है वो कर देता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, इसमें ना वो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। क्वासी जुडिशियल कंसेप्ट, ये 3 नंबर में आ जाता है टॉपिक, क्वासी QUASI, क्वासी जुडिशियल कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, जो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब भी अगर असेसिंग ऑफिसर किसी की असेसमेंट कर रहा है तो उससे पहले वो असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मतलब एक सुनवाई का अवसर देगा कि असेसी को कोई भी अगर अपनी ओर से बात रखनी है तो अपनी बात रख सकता है, उसके बाद वो असेसमेंट करेगा। क्या पता कई बार असेसिंग ऑफिसर गलती पर हो तो पहले असेसी को एक मौका दिया जाता है, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है। अगर वो उसके जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया उसके अकॉर्डिंग भी अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता तो वो उस पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है। मतलब जो उसको बेस्ट लगती है जजमेंट वो असेसमेंट उसके अकॉर्डिंग कर देता है। टैक्स बनता तो निकाल देगा, नहीं बनता तो नहीं निकालेगा, अपने तरीके से जैसे कैलकुलेशंस होगी वो असेसिंग ऑफिसर कर देगा। इसमें 2 टाइप्स की होती है, इसमें 2 टाइप्स की असेसमेंट होती है। फर्स्ट इज अ कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेकंड होते हैं डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये 2 टाइप्स की, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, आपको साथ साथ में रीड भी कराता जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा। क्लियर है। अब कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट है उस पर भी 3 नंबर का आ सकता है और जो डिस्क्रिशन उस पर भी 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो पूरा बनता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में वो 10 नंबर का बनता है। नॉर्मल छोटा सा अगर क्वेश्चन डालना हो अगर एग्जामिनर तो वो 3 नंबर में भी डाल सकता है, लेकिन मोस्टली जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का है 144 वाला वो हमेशा हमारा 10 नंबर में ही आएगा। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स है वो 3-3 नंबर के आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ रीड कराता जाता हूँ और साथ साथ पढ़वाता जाता हूँ। क्लियर है। सबसे पहले बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग असेसमेंट द असेसिंग ऑफिसर AO असेसिंग ऑफिसर मे कॉल्स फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन
through notice to know the correct income or loss. ठीक है, if the assessee does not deal with such a notice, then the AO may make the best judgment assessment. This assessment is also known as ex parte. इसको ex parte judgment भी बोलते हैं. आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और ex parte जजमेंट, कुछ भी आ जाए तो आपका मतलब यही होता है सारा का सारा. ओके, एन असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस and any quasi judicial process requires that before arriving at the decision, the assessee must be given an opportunity of being heard. The officer is to make an assessment to the best of his judgment against a person who is in default for supply of information. There are two types of best judgment assessment. First, compulsory best judgment assessment. Second is the discretionary best judgment assessment. First, compulsory best judgment assessment. An assessment made under section 144 is known as compulsory best judgment. It shall be made if any person, ये कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट कब की जाती है? अगर वो फेल्स टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1)(4)(5), ये वो अपनी रिटर्न फाइल करने में फेल हो गया, मतलब एक बिलेटेड रिटर्न आ गई, रिवर्स रिटर्न, अगर वो रिटर्न नहीं कर पा रहा, फाइल नहीं की उसने, तो उस केस में कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी. नेक्स्ट, फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म ऑफ नोटिस इशू अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में जो नोटिस दिया, अगर उसको भी फॉलो नहीं करता तो उसकी कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी. नेक्स्ट है फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड अंडर सेक्शन 142(2)(a) फॉर गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिट. अगर असेसिंग ऑफिसर ने उसको ऑडिट कराने के लिए बोला हुआ है अकाउंट्स को, अगर वो नहीं कराता तो उस केस में भी कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी. नेक्स्ट है हैविंग मेड अ रिटर्न फेल्स टू कंप्लाई विद नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2. अगर 143(2) में जो नोटिस है उसको भी कंप्लाई नहीं करता तो भी ये हो जाएगी, ये असेसमेंट हो जाएगी कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. द असेसिंग ऑफिसर शैल मेक द असेसमेंट ऑफ द असेसी total income or loss to the best of his judgment but after giving an opportunity of being heard. वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड असेसी को दिया जाएगा. इफ द नोटिस इशू अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 देन देयर विल बी नो अपॉर्चुनिटी. अगर 142(1) का नोटिस आया तो कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है इशू ऑफ डायरेक्शन बाय जॉइंट कमिश्नर. जॉइंट कमिश्नर इसमें डायरेक्शन इशू कर सकते हैं इस केस में. A joint commissioner is of the view of the nature of the case or the amount of tax involved issued directions to the AO. If the direction are against the assessee, then an opportunity of being heard must be provided टू दी असेसी. अगर जो डायरेक्शंस जॉइंट कमिश्नर दे रहा है अगर वो असेसी के अगेंस्ट है तो असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल जाएगा. वेयर द असेसी फाइल्स एन एप्लीकेशन ऑफ अपील अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग रिकॉर्ड ऑन न्यू फैक्ट्स बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी. अगर वो अपील में जाता है असेसी तो उस केस में क्या होगा, जो असेसी ने असेसिंग ऑफिसर के सामने फैक्ट रखे थे उसके अलावा और कोई भी न्यू फैक्ट अपील में नहीं रख सकता. द असेसी बिकम्स लायबल फॉर पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन. जो असेसी होगा वो पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन के लिए लायबल हो सकता है. इसमें रेमेडीज क्या है, क्या उसको रेमेडीज दे रखी हैं असेसी को. देयर आर 2 रेमेडीज अवेलेबल टू द असेसी. देयर आर फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन विद द असेसिंग ऑफिसर फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द जजमेंट असेसमेंट विद इन 1 month ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड ऑन असेसी कैन अप्लाई टू द असेसिंग ऑफिसर फॉर कैंसिलेशन ऑफ असेसमेंट. दीज कैंसिलेशन कैन ऑल्सो बी मेड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. मतलब इसमें क्या बता रहा है कि असेसिंग ऑफिसर को असेसी 1 महीने के अंदर अंदर नोटिस दे सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है, नोटिस नहीं एप्लीकेशन डाल सकता है कि उसकी जो असेसमेंट है उसको कैंसिल की जाए. वो अपने तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे प्रोवाइड करा देगा. और किस किस केस में जो है एप्लीकेशन दे सकता है. द असेसी हैज सफिशिएंट रीजन फॉर नोट टू फाइल. उसके पास सफिशिएंट रीजन होना चाहिए रिटर्न ना फाइल करने का. उसके पास क्या उसने कोई 142 143(2) का नोटिस कोई रिसीव ना किया हो. कई बार रिसीव नहीं होता तो उस केस में उसको कुछ नहीं पता होता, अननोन होता है उस केस लिए, तो वो उस नोटिस को अगर वो नोटिस रिसीव नहीं किया उसने तो एप्लीकेशन डाल सकता. ही डिड नॉट हैव रीजनेबल अगर उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो, मतलब उसको सुनवाई का अवसर ना दिया गया हो, तो एवरी एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 90 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होगी वो 90 days के अंदर अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी. फाइलिंग ऑफ मतलब अगर असेसी ने एप्लीकेशन डाली, अगर 90 days में अगर असेसिंग ऑफिसर ने रिप्लाई नहीं दिया तो वो असेसी के फेवर में रहेगी. फाइलिंग ऑफ एन अपील अगेंस्ट सच असेसमेंट टू
टू द कमीशन। CIT को हम एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दिस रेमेडी इज़ नॉट हेल्पफुल एज द एसएससी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी न्यू एविडेंस। ये इसलिए बेनिफिशियल नहीं है एसएससी के लिए क्योंकि अगर जो उसने जो असेसिंग ऑफिसर के सामने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए तो वो वही कर सकता है, उसके अलावा कोई न्यू फैक्ट या न्यू एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 शैल बी कंप्यूटेड विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जो असेसमेंट है 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, इसी में ये इसी का पार्ट है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का पहला था कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट, अब है डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसमें क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या हम कैश या मर्केंटाइल सिस्टम कोई भी फॉलो कर सकते हैं। कैश का मतलब क्या होता है, कैश बेसिस पे दिखाना, और मर्केंटाइल ड्यू बेसिस पे दिखाना। ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंप्यूटिंग दी पीजीपी इनकम हम कैश बेसिस पे भी दिखा सकते हैं और मर्केंटाइल बेसिस पे भी दिखा सकते हैं। दी सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई द स्टैंडर्ड फॉर दी एसएससी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टैंडर्ड भी नोटिफाई कर सकता है कि एसएससी को ये स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। वेयर द असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्शन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द एसएससी ही मे मेक एन असेसमेंट। अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता एसएससी की करेक्शन से, जो एसएससी ने अपने अकाउंट्स में करेक्शंस किए हैं, तो असेसिंग ऑफिसर अपनी मर्जी से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है अंडर सेक्शन 144। क्या है वो, डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस, द एओ मे वैल्यूएशन द इन्वेंट्री इन अकॉर्डेंस विद द मेथड अडोप्टेड बाय द एसएससी। जो असेसिंग ऑफिसर है वो एसएससी ने मेथड फॉलो किया उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी वैल्यूएशन कर सकता है। इट शैल बी फर्दर एडजस्टेड बाय द amount of tax paid by the assessee to bring the goods to place of its location। इसमें क्या है, कोई भी अगर उसके ऊपर टैक्स लग रहा है तो उसमें क्या है, जो असेसिंग ऑफिसर है उसके टैक्स को उसके साथ एडजस्ट कर सकता है। कोई भी अगर उसका कोई टैक्स पेबल बन रहा है तो उसके रिफंड के साथ या किसी भी के साथ भी एडजस्ट कर सकता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन असेसी ऑन कंपनसेशन शैल बी डिडक्टेड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव करता है असेसी ऑन कंपनसेशन शैल बी डिडक्टेड टू बी the income shall be deducted to be the income of the year in which it is received। ये जिस साल में कंपनसेशन का इंटरेस्ट रिसीव है उसी साल में ही इसको एज अ डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। क्लियर है, ये हो गया हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में 2 टॉपिक हैं, एक है कंपल्सरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड सेकंड इज द डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये अंडर सेक्शन 144 में होती है। क्लियर है, नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट। क्लियर है, इनकम एस्केपिंग और रीअसेसमेंट मतलब कोई भी मान लो कोई इनकम छुपा रहा है पर्सन तो उसकी असेसमेंट कैसे होती है, या किसी की असेसमेंट हो रखी है तो उसकी रीअसेसमेंट कैसे होती है। ये होती है हमारी अंडर सेक्शन 147 में। इसमें क्या होता है, मान लो कि किसी भी असेसिंग ऑफिसर को ये बिलीव है कि आप कोई ना कोई इनकम अपनी छुपा रहे हो। क्लियर है, तो वो क्या करेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, आपको नोटिस देगा कि आप अपनी बुक्स वगैरह दिखा दो या अपनी जो भी आप दिक्कत है वो आप जो आपने मिस्टेक कर रखी है उसको रेक्टिफाई कर दो। अगर पर्सन मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर सका तो उस केस में उसकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट हो जाती है। रीअसेसमेंट भी कुछ ऐसे केसेस में होती है, सिर्फ उन्हीं केसेस में रीअसेसमेंट हो सकती है जिसके अगेंस्ट अपील कर रखी है किसने, असेसी ने हायर अथॉरिटी के पास कोई अपील कर रखी है तो ही उसके अगेंस्ट उसकी रीअसेसमेंट की जा सकती है, अदरवाइज उसकी रीअसेसमेंट नहीं कर सकती अगर वो 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो। क्लियर है, आपको एक बार फटाफट रीड करा देता हूँ, दोनों इकट्ठे रीड करा दूँगा, एक नेक्स्ट टॉपिक भी सुन लो। नोटिस ऑफ डिमांड क्या होता है, अंडर सेक्शन 156 होता है। मान लो कि आपने अपनी रिटर्न फाइल किया, आपने प्रॉपर टैक्स पे नहीं किया, आपकी एओ ने असेसमेंट कर दी, ठीक है, असेसमेंट करने के बाद आपका टैक्स बन गया तो आपको उसने एक इंटीमेशन दे दी, एक नोटिस दे दिया, नोटिस भेज दिया। उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको, ये नोटिस ऑफ डिमांड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट जो भी आपका टोटल बीच में बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है। क्लियर है, मैं आपको दोनों टॉपिक एक बार रीड करा देता हूँ। ओके, क्या है, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट। इफ अंडर सेक्शन 140 इनकम एस्केपिंग और रीअसेसमेंट, इफ द असेसिंग ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी असेसमेंट ईयर देन ही कैन असेस और रीअसेस सच एस्केप्ड इनकम विच कम्स टू द नोटिस सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 to 153। और उसको कोई भी ये होता है कि कोई इनकम एस्केपिंग हो रही है, कोई इनकम छुपा रहा है तो उस केस में वो नोटिस भेज सकता है। वेयर एन असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) हैज़ बीन मेड नो एक्शन
एक्शन शैल बी टेकन अंडर दिस सेक्शन। अगर उसकी असेसमेंट हो रखी है 143(3) में और उसमें उसके अगेंस्ट कोई भी उसके अगेंस्ट कोई भी क्या जैसे नोटिस वगैरह या कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, अगर उस इनकम को 4 साल से ज़्यादा हो गया, मतलब 4 साल पहले इनकम थी, तो उसके बाद उसको कोई भी नोटिस नहीं आ सकता। लेकिन इसमें एक केस क्या है, अनलेस एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट फॉर सच असेसमेंट ईयर फॉर द फेलियर टू मेक अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 और इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 और 148। द असेसिंग ऑफिसर में असेस, ये मेन लाइन है, द असेसिंग ऑफिसर में असेस और रीअसेस सच इनकम अदर दैन द इनकम रिलेटिंग टू द मैटर विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन, उन मैटर के अलावा कोई और मैटर है तो उसको असेसर रीअसेस कर सकता है, लेकिन अपील वाले को रीअसेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ डिमांड 156। A notice issued by the assessing officer to the assessees after the assessment order is passed by the assessing officer for the tax, interest, penalty, fine is known as notice of demand. If the assessee does not receive the notice, then it will be posted on the outer wall of his building of the business के business की building के बाहर वॉल पे, दीवार पर एक पोस्टर लगा दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि आपकी ये अमाउंट ड्यू है, ठीक है, बिजनेस प्रेमिसेस, एंड विल बी डीम्ड एज सर्विस, इसको सर्विस ऑफ नोटिस ही माना जाएगा। दी अमाउंट, अगर वो रिसीव नहीं करता तो उसकी वॉल के बाहर लगा दिया जाएगा। दी अमाउंट स्पेसिफाई इन द नोटिस शैल बी पेड, इसको 30 दिन के अंदर सर्विस नोटिस के सर्विस के 30 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा। दिस टाइम लिमिट कैन बी इंक्रीज, ये टाइम लिमिट इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज की जा सकती, कम भी की जा सकती है, ज़्यादा भी की जा सकती है बाय द असेसिंग ऑफिसर, बट द असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट रिड्यूस, इसको कम नहीं कर सकता विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर की अप्रूवल के बिना इसको कम नहीं कर सकता। इंक्रीज तो कर सकता है लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकता, लेकिन उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर वो डिक्रीज करना चाहता है तो। ओके, क्लियर। हमारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का पूरा टॉपिक कवर हो गया। उसमें क्या थी, कंपलसरी और डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। नेक्स्ट किया हमने इनकम एस्केपिंग असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट। लास्ट किया हमने नोटिस ऑफ डिमांड। ओके, थैंक यू।